गई है। उसके बाद टॉपिक 44 देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्टेबिलिटी के बारे में, इक्विवेलेंस के बारे में, इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में कि सब कुछ क्या होता है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि टाइम के साथ रिजल्ट सेम रहता है। मतलब कि आपने टेस्ट दिया आज, फिर आपने 10 दिन बाद टेस्ट दिया, दोनों बार आपके सेम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंस क्या होता है कि अलग टेस्ट फॉर्म्स के रिजल्ट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर टेस्ट ए और ग्रामर टेस्ट बी दोनों में आपने सेम स्कोर किया है। किस तरह से? ग्रामर टेस्ट ए है अगर, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वर्ब के बारे में पूछ लिया, और ग्रामर टेस्ट बी है तो मैंने उसमें आपको कहा कि अंडरलाइन करें एडजेक्टिव्स को। तो दोनों ग्रामर के टेस्ट हैं बट टाइप्स चेंज है। ठीक है, तो उन दोनों का अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंस है। क्या उसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी आ जाती है कि टेस्ट के अंदर के पार्ट सेम चीज़ को मैयर कर रहे हैं, वो इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे टेस्ट में हर पार्ट ऐसे राइटिंग ही मैयर करें, ये हमारे पास जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी बाय कोरिलेशन मेथड्स। सो अगर एक स्टूडेंट को सेम टेस्ट 2 दफ़ा दिया जाए सेम कंडीशन में और दोनों दफ़ा का स्कोर ऑलमोस्ट सेम हो तो इट मीन्स कि हाई रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, लाइक अगर पहली दफ़ा 90 मार्क्स और दूसरी दफ़ा 88 आए हैं तो कोरिलेशन हाई होगा, जो कि शो करता है कि टेस्ट रिलायबल है, यानी कि टेस्ट हर बार लेने पर सेम या सिमिलर रिजल्ट आना, तो वो हमारे पास जो है वो टेस्ट रिलायबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका कोरिलेशन मेथड यूज़ किया गया है कि दोनों का जो रिलेशन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक ऊपर एक नीचे रिलेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे उसके। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं, इन पे आपने तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी चेक करने के कुछ तरीके होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, लाइक किस चीज़ के लिए वो मेथड इस्तेमाल किए गए हैं वो सब हम पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है इक्विवेलेंट, एक हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म होती है। ठीक है, अब टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी ही होता है, एक सेम टेस्ट 2 बार दिया जाए और रिजल्ट सेम आए। ठीक है, तो वही ये कहलाता है। उसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म, क्या मतलब इसका हुआ कि ग्रामर टेस्ट ए और ग्रामर टेस्ट बी दोनों को कंपेयर किया जाए और सेम रिजल्ट बन रहा हो। उसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे इक्विवेलेंस लिखा है, वही पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामर टेस्ट ए और बी का रिजल्ट जो है वो कंपेयर किया जाता है इसमें। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास अगेन वही चीज़ है। और उसके अलावा क्योडर रिचर्डसन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये इंटरनल कंसिस्टेंसी वाला ही कॉन्सेप्ट है, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चेक किया कि टेस्ट के पार्ट मैच करते हैं या नहीं, वो चीज़ आ जाती है। लाइक कि अगर ऐसे राइटिंग का है तो सारी चीज़ें ऐसे राइटिंग की ही मैयर करती हूँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्रॉनबेक अल्फा आ जाता है, ये भी वही वाला मेथड है। और देन इंटर रेटर रिलायबिलिटी आ जाता है जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग कहलाता है। लाइक आप कह लें कि जब 2 टीचर सेम टेस्ट को रेट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे 2 टीचर्स ने चेक किया, दोनों ने आपको 30 से 20 मार्क्स दिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग कहलाएगा, जो कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी में आ जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक 45 में टेस्ट रीटेस्ट मेथड के बारे में बताया गया है कि एक ही टेस्ट जो है वो 2 दफ़ा दिया जाता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फॉर एग्जांपल आपने वोकैबुलरी टेस्ट 1 अक्टूबर को दिया, फिर आपने 15 अक्टूबर को दोबारा दिया है, तो दोनों बार आपका सेम रिजल्ट आया, तो इट मीन्स कि टेस्ट रिलायबल है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ये वाला लेसन। अब हम मूव करते हैं लेसन 14 पे। अब इसमें हमारे पास जो है वो टॉपिक 46 आ जाता है, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस मेथड में 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम ग्रुप को दोनों फॉर्म्स लाइक बैक टू बैक जो है वो दिए जाते हैं। पर्पस ये चेक करना होता है कि क्या दोनों फॉर्म सेम चीज़ को मैयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 25 को जो है वो स्टूडेंट को फॉर्म ए दिया जाता है, फिर फॉर्म बी दिया जाता है विद डिफरेंट बट सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि दोनों टेस्ट में क्या होता है कि ग्रामर ही मैयर करनी होती है, पर क्या होता है कि ग्रामर की डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर मैं आप लोगों से फॉर्म ए में जो है वो ग्रामर के बारे में, वर्ब के बारे में पूछती हूँ, ठीक है, और इसी तरह अगर मैं फॉर्म बी में आप लोगों से एडजेक्टिव के बारे में पूछती हूँ, तो ये 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं टू मैयर द सेम स्किल ऑफ नॉलेज बट विद डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुख्तलिफ क्वेश्चन के साथ आपके सेम स्किल ऑफ नॉलेज जो है उसको मैयर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और अगर दोनों टेस्ट के कंसिस्टेंट रिजल्ट आए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिलायबिलिटी इक्विवेलेंस जो है वो चेक किया गया है। ठीक है, और वो सेम आया है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट विद इक्वावेलेंस फॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये मेथड स्टेबिलिटी इक्वावेलेंस दोनों मेजर करता है, ठीक है। लाइक सेम ग्रुप को फॉर्म ए और फॉर्म बी अलग अलग दिनों में दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सितंबर 25 में आपको फॉर्म ए दिया गया और अक्टूबर 15 में आपको फॉर्म बी दिया गया, और अगर टाइम गैप के बावजूद भी आपका सेम रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट स्कोर क्लोज है एक दूसरे के, तो इट मीन्स के टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 47 आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे बताया गया स्प्लिट हाफ मेथड के बारे में। इस मेथड में सिर्फ एक ही टेस्ट दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है कि टेस्ट को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, जैसे आप कह लें ओड वर्सेस इवन क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेप क्या होते हैं इसके? स्टेप्स में आप कह सकते हैं कि ओड नंबर क्वेश्चंस का स्कोर निकालो, इवन नंबर क्वेश्चंस का स्कोर निकालो, दोनों के दरमियान कोरिलेशन चेक करो, ठीक है, स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों का सेम स्कोर हो रहा है या स्कोर पास है एक दूसरे के, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिलायबिलिटी है। इस टेस्ट का, इस मेथड का फ़ायदा क्या होता है कि स्प्लिट हाफ मेथड जो होता है ये रिलायबल ही होता है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ एक बार ही दिया जाता है, ठीक है। नो मेमोरी और लर्निंग इफेक्ट, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से ये ठीक रहता है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायबिलिटी पाई जाती है। अब कोरिलेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जब दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन, जैसे कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, तो वो तो कोरिलेशन है। स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला जो होता है वो टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए होता है। जब टेस्ट का साइज़ आप कह लें बढ़ाया या कम किया जा रहा होता है, तब ये फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना उन्होंने बताया हम जस्ट वहीं तक रहेंगे, बिकॉज डिटेल में और डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट निकल आते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में आपने जस्ट याद रखना है कि इस मैथड में सिर्फ एक ही टेस्ट दिया जाता है, फिर टेस्ट को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, जैसे कि ओड वर्सेस इवन क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्प्लिट हाफ मेथड कहलाता है। उसके बाद टॉपिक 48 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्योडर रिचर्डसन मेथड के बारे में बताया गया है और इंटररेटर मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योडर रिचर्डसन मेथड और कोफिशिएंट अल्फा जो है, ये दोनों इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं, ठीक है। टेस्ट एक बार दिया जाता है, सारे क्वेश्चंस का जो है वो टोटल स्कोर निकाला जाता है। KR20 यूज़ होता है जब आंसर 0 या 1 में हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये बेसिकली जो है वो फार्मूलाज हैं जिनको हम KR20 बोलते हैं, ठीक है। जब टेस्ट के आंसर सिर्फ राइट या रॉन्ग 0 या 1 हो, जैसे कि MCQs ट्रू फॉल्स हो गए, फॉर एग्जांपल आप कह लें वोकेबलरी टेस्ट विद करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर, तो तब जो है वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कोफिशिएंट अल्फा फार्मूला आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल वही वाला फार्मूला है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास KR20 फार्मूला होता है, ठीक है। जब आंसर राइट और रॉन्ग में होते हैं तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बेसिकली क्योडर रिचर्डसन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, जो कि हमारे पास क्योडर रिचर्डसन 20 फार्मूला कहलाता है। उसके बाद कोफिशिएंट अल्फा आ जाता है। ये तब यूज़ होता है जब स्कोर्स मल्टीपल लेवल पर होते हैं, नॉट जस्ट आप कह लें राइट एंड रॉन्ग। अब मल्टीपल किस तरह से, जैसे कि आप कह लें वेरी सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाई, इस तरह के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो हमारे पास कोफिशिएंट अल्फा कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंटररेटर मेथड आ जाता है जब टेस्ट स्कोरिंग जजमेंट पे डिपेंड करे, जैसे ऐसे या प्रेजेंटेशन, ठीक है। दो या ज़्यादा टीचर से अलग अलग चेक करवा कर रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं, इसको हम बेसिकली इंटररेटर मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने ऐसे लिखा, दो टीचर ने चेक किया, अगर दोनों की मार्किंग सिमिलर हो तो मेथड रिलायबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे लेसन 15 आ जाता है, जिसमें हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा टूल है जो टीचर्स को ऑब्जर्वेशन के ज़रिए स्टूडेंट के बिहेवियर को असेस करने में मदद करता है, ठीक है। लाइक टीचर्स जो हैं वो टिपिकली नोटबुक या डिजिटल फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। अब इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? ये बेसिकली वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है जो टीचर्स किसी इंसिडेंट या इवेंट को ऑब्जर्व करके लिखती है अबाउट स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये पेपर, पेंसिल या टेस्ट जो है उनसे अलग है, क्योंकि ये स्टूडेंट के नेचुरल इंटरेक्शन और बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ने क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट किया या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त क्रिएटिव सॉल्यूशन दिया है, तो टीचर जो है वो उस इंसिडेंट को नोट कर लेता है, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है? ये उस लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है जो पेपर, पेंसिल, टेस्ट से असेस नहीं हो सकते, जैसे कि आप कह लें सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग वगैरह। देन टॉपिक 50 आ जाता है। यहाँ पे बताया गया इफेक्टिव यूज़ ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, के एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को कैसे इफेक्टिवली हम यूज़ करें। अब पहले तो वो कहते हैं कि
पहले से प्लान करें, ठीक है, डिसाइड करें कि किस बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व करना है। दूसरा, आप अलर्ट रहें। तीसरा, बायस से बचें, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन को अनबायस रखें। चौथा, जल्दी रिकॉर्ड करें। पांचवा, सिंपल और स्पेसिफिक रखें खुद को। और छठा क्या है, फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन को अलग रखें, मतलब कि आपने क्या देखा और आपका अपना ओपिनियन जो है वो अलग रखें। उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर दोनों रिकॉर्ड करें स्टूडेंट्स की, और मल्टीपल रिकॉर्ड कलेक्ट करें। एक स्टूडेंट को जज करने से पहले काफ़ी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करें। तो ये टॉपिक 50 था। देन टॉपिक 51 आ जाता है। यहाँ पे एडवांटेजेस और लिमिटेशन बताए गए हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की। एडवांटेजेस क्या है, नेचुरल बिहेवियर को कैप्चर करता है। इंपॉर्टेंट बट एक्सेप्शनल जो इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है। जो चीज़ें पेपर पर नहीं लिखी जा सकती वो ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। स्टूडेंट का बिहेवियर होगा, इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन वगैरह, कहाँ वो स्टूडेंट जो है वीक है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशंस में क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, सब्जेक्टिव होता है और स्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है टीचर्स पे, ठीक है। सम टाइम वो गलत ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको वाकई इतनी एफर्ट के बाद अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।